सत्ता में, लेकिन आज हमारी पहली विशेष वीडियो कुंजी भारत के करोड़ों रील प्रेमियों के लिए है। इनमें वो लोग भी हैं जो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में कैपिटल लेटर्स में कंटेंट क्रिएटर लिखते हैं, और इसमें वो रील प्रेमी भी हैं जो फिट होने के लिए भले ही मॉर्निंग वॉक करें या ना करें, लेकिन रील्स के चक्कर में अपने अंगूठे से मोबाइल पर कई किलोमीटर की वॉक वो जरूर कर लेते हैं। आज सत्ता में हम सबसे पहले आपको इसी नशे से सावधान करेंगे, क्योंकि रील्स वाले इश्क में बड़ा रिस्क है। आपने पुराने जमाने की एक कहावत सुनी होगी, प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी जान भले ही चली जाए लेकिन वचन नहीं टूटना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी और जनरेशन जी ने इसे रील प्रेम में बदल दिया है, और अब ये कहावत हो गई है, जान जाए पर व्यूज ना जाए। मतलब जान जाए तो जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर व्यूज नहीं जाने चाहिए, या फिर व्यूज मिलने ही चाहिए। यही सोच 22 साल के एक यूट्यूबर की जिंदगी पर भारी पड़ गई है। ओडिशा में रील बनाने के चक्कर में एक युवक किस तरह से, देखिए, पानी में बह गया। एक हादसा हुआ जहां सागर नाम का ये यूट्यूबर अपने चैनल के लिए रील बनाने डैम में उतर गया। इस बात से बिल्कुल बेपरवाह कि लाइक, कमेंट और शेयर वाली ये भूख उसकी जान तक ले सकती है। सागर जिस वक्त डैम में एक चट्टान पर चढ़कर वीडियो बना रहा था, ठीक तभी मचाकुंडा डैम से पानी छोड़ा गया, और ये पानी इतनी तेजी से झरने में आया कि सागर को सोचने समझने तक का मौका नहीं मिला। दोस्त चिल्लाते रहे, रस्सी से बचाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन तभी तेज बहाव में सागर का बैलेंस बिगड़ा और वो बह गया। अब सागर जिंदा है भी या नहीं, इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन ये वीडियो आप सब के लिए एक सबक है, और सबक है हर उस रील प्रेमी के लिए जो रील्स बनाने के चक्कर में दूसरों की सहजता और आस्था नहीं समझते, और अब उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। ये रील्स का ऐसा नशा है जिसने देश के करोड़ों लोगों की सोचने समझने की शक्ति को मानो खत्म कर दिया है, और वो सही गलत का फर्क भूल चुके हैं। इसका एक और वीडियो प्रमाण जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और यहाँ भी व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने वाला पागलपन लोगों से क्या क्या करवा रहा है वो आपके सामने है। इस वीडियो में एक लड़का सड़क से गुजरते ट्रक पर फिल्मी अंदाज में कूदने के लिए पुल की रेलिंग पर चढ़ता तो है, लेकिन फिर उसके साथ जो होता है वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। इसीलिए आज आपका सामना रील्स वाले इस कड़वे सच से कराना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में भारत सबसे युवा आबादी वाला देश है। सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स इस वक्त भारत में ही मौजूद है, लेकिन देश के युवाओं की ऊर्जा खर्च कहाँ हो रही है शायद आप नहीं जानते। भारत में 15 से 29 वर्ष के 38 करोड़ से ज्यादा युवा हैं। ये उम्र का वो पड़ाव है जो किसी के जीवन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है, लेकिन इस उम्र में करोड़ों युवा सोशल मीडिया पर अंधाधुंध रील्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जो रील्स नहीं बना रहे हैं वो रील्स देखने में व्यस्त हैं। 2023 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने वाले और देखने वालों की संख्या 23 करोड़ से भी ज्यादा है, और रोज देश के युवा इन रील्स को देखने में 2 घंटे 32 मिनट खर्च करते हैं। मौजूदा वक्त में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने रील्स और सोशल मीडिया को अपनी आमदनी का एक बड़ा जरिया बना लिया है, और उन्हें देखकर करोड़ों लोगों को ये लगता है कि सोशल मीडिया रील्स पैसे कमाने का एक शॉर्टकट है, और इससे वो बड़ी आसानी से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आज हम इस गलतफहमी को भी दूर कर देते हैं। सच ये है कि भारत में रील्स बनाने वालों की संख्या 8 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन इससे कमाई करने वाले सिर्फ 1.5 लाख लोग हैं, और बाकी के करीब 7 करोड़ 98 लाख लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ लोग इसी रील के लिए अपनी जिंदगी को हथेली पर रख कर घूम रहे हैं। उन्हें व्यूज चाहिए, लाइक्स चाहिए, कमेंट चाहिए, लेकिन सच ये है कि व्यूज तो खूब मिल जाएंगे, लेकिन प्राण वापस नहीं आएंगे। अब हम आपको सत्ता में अगली वीडियो कुंजी दिखाते हैं, जिसमें रील्स वाला रिस्क तो नहीं है, फिर भी कदम कदम पर जान खतरे में है। आज सोशल मीडिया पर देश के अलग अलग शहरों की रील वायरल है, जिसमें सैलाब से 2-2 हाथ करते लोग हैं, और लोगों के साथ अगले पल में क्या होगा ये वे खुद भी नहीं जानते हैं। दरअसल इस मॉनसून में बारिश का ऐसा ब्रेक फेल हुआ है कि शहरों में जमीन और नदियों का फर्क मिट चुका है, और ये कष्ट इस वक्त राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं।
राजस्थान के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से मकान, दुकान और सामान जल समाधि लेते हुए दिख रहे हैं। क्या रेलवे ट्रैक और क्या रोड, हर तरफ पानी है। राजस्थान के अलावा गुजरात और जम्मू कश्मीर तक यही संकट है। इस पर भी हम आपको एक वीडियो रील आइए दिखाते हैं। बूंदी में अलग अलग जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। बूंदी उपखंड में कल से ही हम सुबह से 4-5 जगह रेस्क्यू ऑपरेशन कर चुके हैं। पानी से दूर रहे, रोड पर गाड़ी मत चल रहे। दो दिनों से जिस तरीके से भारी वर्षा हुई है उसकी वजह से गणेश धाम से जो जोगी महल का मार्ग है उसमें बीच में जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है। गड्ढे नालियों में अत्यधिक पानी भरा पड़ा है। मतलब स्थिति इतनी खराब है दोसा की, कहीं मोटरसाइकिल भी आदमी ले जा नहीं सकता। स्थिति यह है कि सड़कों पर खड्डा हो चुके हैं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। मजा देंगे, रहने दो, फ्लो बड़ा बढ़िया, फ्लो बड़ा है, आई जाते हैं। सत्ता में अब आपका परिचय स्वदेशी आयरन डोम से कराते हैं, जो भारत के रक्षा कवच मिशन सुदर्शन चक्र का सबसे शक्तिशाली, सबसे हाईटेक, सबसे मारक सबूत है। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने शनिवार को मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम IADWS का सफल परीक्षण किया। इसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। विशेष तौर पर चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों में तो ये विस्फोटक वायरल है। ये परीक्षण ट्रेडिंग है। भारत की नई शक्ति की चर्चा खूब हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की रक्षा शक्ति का स्वदेशी एक्सटेंशन। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दुनिया को ये बता दिया है कि हथियार के मामले में हम न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि भारत के स्वदेशी हथियार बड़े से बड़े दुश्मन को खत्म करने की काबिलियत रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन, तुर्की और पाकिस्तान के हथियारों को हवा में ही नष्ट कर भारत इसका ट्रायल भी दे चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान लगातार स्वदेशी शक्ति के विस्तार पर जोर दे रहा है। इसका एक प्रमाण शनिवार को ओडिशा के तट पर दोपहर 12:30 पर देखने को मिला, जहां चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड स्टेट रेंज भारत ने IADWS यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। IADWS को भारत का आयरन डोम कहा जा रहा है। आप स्वदेशी आयरन डोम भी इसे कह सकते हैं। आयरन डोम इजराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो रॉकेट, मोर्टार और क्रूज मिसाइलों को हवा में रोकने और नष्ट करने के लिए बनाया गया है। हमास और ईरान के साथ युद्ध में दुनिया ने इजरायली आयरन डोम की शक्ति भी देखी। अब इसी तरह का हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम भारत भी बना रहा है, जिसका सफल परीक्षण हो चुका है। आप एक साथ एक फ्रेम में इजराइल के आयरन डोम और स्वदेशी आयरन डोम की झलक देखिए और ये समझिए कि भारत की स्वदेशी रक्षा शक्ति कैसे बढ़ रही है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पहली बार एरियल वॉरफेयर का सामना किया था। इसमें पाकिस्तान ने छोटे बड़े हर तरह के ड्रोन से भारत पर अटैक किया था, लेकिन भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने चीन, पाकिस्तान और तुर्की की संयुक्त साजिश को हवा में ही नष्ट कर दिया। सोच कर देखिए, जब भारत का स्वदेशी आयरन डोम युद्ध भूमि में उतरेगा तो दुश्मनों का क्या होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये आप स्वदेशी आयरन डोम के 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाली शक्ति से समझिए। पहला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये सरफेस टू एयर सिस्टम है। इसमें मिसाइल जमीन से लॉन्च कर हवा में मारी जाती है। इस सिस्टम को DRDO ने डेवलप किया है।
ये कुछ ही मिनटों में लॉन्च होकर दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल को हिट करता है। ये 30 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने में सक्षम है। दूसरा है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी रेंज 6 से 7 किलोमीटर है और ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को रोकने और नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। उदाहरण के लिए कम ऊंचाई से आ रहे दुश्मन ड्रोन को नष्ट करने के लिए ये बहुत कारगर है। तीसरा है ड्यू यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन। ये लेजर गन तकनीक पर आधारित है। ये हथियार झुंड में आने वाले ड्रोन के खिलाफ बहुत कारगर है। कई बार आपने ये देखा होगा कि एक साथ कई ड्रोन से मतलब ड्रोन के झुंड से प्रहार किया जाता है। ऐसी स्थिति में डायरेक्ट एनर्जी वेपन की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आपको ये बता दें कि तीनों डिफेंस सिस्टम को एक केंद्रीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर से नियंत्रित किया जाता है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद ने विकसित किया है। इस सिस्टम के 2035 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद है। अभी सिर्फ इसका परीक्षण हुआ है। मतलब ये कि सुदर्शन चक्र मिशन का पहला एपिसोड सामने आ चुका है। टेस्ट के दौरान ही IADWS ने 3 टारगेट को बिना ज्यादा वक्त गंवाए नष्ट कर दिया। आप सिर्फ 120 सेकंड की एक वीडियो रील में इसकी शक्तिशाली झलक देखिए। भारत में बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी मिसाइल डिफेंस, एंटी ड्रोन हमारे DRDO, इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सिंदूर में दिखा दिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी बालासोर में एक दिन पहले एक इंडियन डिफेंस सिस्टम जो आकाश तीर से भी आगे है, उसका पहला टेस्ट हुआ था। इंडियन एयर डिफेंस वेपन सिस्टम अमेरिका के पास थर्ड है, थिएटर डिफेंस, और कहते हैं अब ईरान भी बना रहा है। तो ये होना चाहिए कि हमारे देश में हमारे पास आकाश तीर है, वो आयरन डोम के जैसे उससे भी अच्छा कारोबार करता है। आपको ये बता दें कि इस सिस्टम को तैनात करने के लिए गाड़ी पर माउंट किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़रूरत पड़ने पर इसे आसानी और तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। दुश्मन की ओर से लॉन्च किए गए हवाई खतरों को डिटेक्ट करने के लिए इसमें एक्टिव एरे बैटरी सर्विलांस रडार और एक्टिव एरे बैटरी मल्टीफंक्शन रडार होता है। ये दोनों रडार मिलकर इस सिस्टम को पूरे 360 डिग्री के क्षेत्र में टारगेट ढूंढने में मदद करते हैं। टारगेट का पता चलते ही ये सिस्टम एक के बाद एक मिसाइल फायर करते हैं। ये एक साथ 6 टारगेट को इंगेज कर सकता है। इसे हर मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। इस हथियार प्रणाली के डायरेक्ट एनर्जी वेपन की बात करें तो ये टारगेट्स को निष्क्रिय या नष्ट करने के लिए अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा छोड़ता है, जो लेजर के रूप में होती है। ये ऊर्जा केंद्रित होती है, इसलिए इसे डायरेक्ट एनर्जी कहा जाता है। यही ऊर्जा जाकर टारगेट से टकराती है, जिससे टारगेट या तो नष्ट हो जाता है या काम करना बंद कर देता है। मतलब ये कि एनर्जी ही इस हथियार का कारतूस है। आपको ये भी बता दें, डायरेक्ट एनर्जी वेपन अत्यधिक केंद्रित किरणें उत्सर्जित करते हैं, जो प्रकाश की गति से लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है। ये स्वॉर्म ड्रोन अटैक में ज्यादा कारगर होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए DRDO को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये अद्वितीय उड़ान परीक्षण ने देश की बहुस्तरीय हवाई रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और ये दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएगा। आपको ये भी बता दें कि आज से सिर्फ 10 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए भाषण में PM ने भी भारत की स्वदेशी शक्ति का जिक्र किया था। उन्होंने ये ऐलान किया था कि हवाई हमलों से देश की सुरक्षा के लिए भारत सुदर्शन चक्र नाम का एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम डेवलप कर रहा है। आज आपको PM मोदी की उस घोषणा को एक बार फिर सुनना चाहिए। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा,
लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। जब भी भारत के स्वदेशी रक्षा कवच का जिक्र होता है, आकाश तीर का नाम जरूर सामने आता है, क्योंकि हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए थे। पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को हवा में ही विफल कर दिया था। आपको आकाश तीर एक स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये एक नेटवर्क प्रणाली है जिसमें रडार और सेंसर शामिल होते हैं। ये वाहन आधारित सिस्टम है, मतलब ये कि इसे ट्रक पर लोड करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये मेक इन इंडिया में एक बड़ा बूस्टर साबित हुआ है। हेल्थ इंश्योरेंस की कैशलेस सुविधा पर लग रहे ग्रहण वाले नोटिफिकेशन के साथ सत्ता के बहुत सारे ऐसे न्यूज मित्र होंगे जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। इसीलिए ध्यान से इस पूरी खबर को आप देखिए और ये समझिए कि नई चिंता क्या है। सवाल यह है कि क्या आपके हेल्थ इंश्योरेंस की कैशलेस सुविधा गायब हो चुकी है? इस सवाल के साथ आप अपनी हेल्थ पॉलिसी को चेक कीजिए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देश के 15,000 से अधिक अस्पतालों ने बीमा कंपनियों की कैशलेस सुविधा 1 सितंबर से बंद करने का ऐलान किया है। अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के एसोसिएशन AHPI ने इसकी जानकारी दी है। AHPI ने उत्तर भारत में अपने मेंबर हॉस्पिटल्स को 1 सितंबर से इस पर अमल करने को कहा है। 3 बीमा कंपनियों पर फिलहाल ये रोक लगी है, बजाज अलियांज, केयर हेल्थ और नीवा बूपा। इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि मामला गंभीर होता जा रहा है। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा बंद करने की सलाह दी गई है। बजाज अलियांज ने इस कदम पर आश्चर्य जताते हुए कहा है कि वो हमेशा ग्राहकों को सर्वोत्तम अनुभव दिलाने के लिए तैयार हैं और मामले का हल निकालने के लिए AHPI के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि लाखों पॉलिसी होल्डर्स का आगे क्या होगा? लोग हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं ताकि मुश्किल समय में उन्हें इलाज का खर्च अपनी जेब से ना देना पड़े, लेकिन कई बार बीमा कंपनियों की लापरवाही ग्राहकों पर भारी पड़ती है और इंश्योरेंस का प्रीमियम चुकाने के बावजूद उन्हें इलाज का खर्चा भी खुद ही उठाना पड़ता है। आपको ये बता दें कि AHPI ने 22 अगस्त को केयर हेल्थ इंश्योरेंस को भी नोटिस भेजा था। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर अस्पतालों ने ऐसा क्यों किया है? स्वास्थ्य बीमा कंपनियों पर अस्पतालों के कई आरोप हैं। पहला आरोप यह है कि बजाज अलियांज ने पुराने अनुबंध की दरों को बढ़ाने से मना कर दिया है। शर्तों के तहत इलाज खर्च की दरें हर 2 वर्ष में संशोधित की जाती हैं। दावा है कि कंपनी इलाज के खर्चों में संशोधन के लिए तैयार नहीं है। कंपनी ने दवाई जांच और कमरे के शुल्क में कटौती शुरू कर दी है। मरीज के डिस्चार्ज होने पर अंतिम बिल को स्वीकृति देने में भी देरी हुई है। देरी की वजह से मरीजों को छुट्टी के बाद भी अस्पताल में रुकना पड़ता है। इस मुद्दे पर हरियाणा के प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के गवर्निंग मेंबर से हमने बात की। उन्होंने बताया कि बहुत दिनों से ऐसी समस्या आ रही थी। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इसे नहीं समझ रही हैं। बजाज हेल्थ इंश्योरेंस का हम सभी हॉस्पिटल वालों ने नॉर्थ इंडिया में कैशलेस सर्विसेज बंद कर दिया है। इसका कारण ये है कि बहुत दिनों से हम उनको कह रहे थे कि आप अपने रेट को रिवाइज करिए। रेट जो वो हम लोगों को ऑफर कर रहे हैं वो 10 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इसके बारे में कई बार उनसे बातचीत हुई, लेकिन वो लोग हमारी बात नहीं मान रहे थे। 10 साल पुराने रेट हमको ऑफर कर रहे हैं और वो ऐसे रेट हैं जो कि सरकारी से भी कम हैं। सरकारी मीन्स जो CGHS रेट है वो भी नहीं दे रहे हैं, वो उससे भी कम दे रेट्स में। मेडिकल मैनेजमेंट में भी वो पैकेज देना चाह रहे हैं जो कि हाईली अनसाइंटिफिक है। इसके बावजूद भी हम काम कर रहे थे, तो फिर उसके बावजूद ये हो रहा है कि कई बार वो अप्रूवल दे देते हैं और बाद में क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। ओवरऑल क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, उनका पूरा अप्रोच ऐसा है कि हॉस्पिटल्स कुछ है ही नहीं, हमको प्रोवाइडर ही नहीं समझ रहे। 15,000 अस्पतालों के फैसले का असर पूरे देश में हो रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को लेकर भी प्राइवेट अस्पतालों ने बड़ा ऐलान किया है। RGHS स्कीम में कैशलेस इलाज बंद कर दिया है। ये बताया जा रहा है कि राजस्थान के 701 हॉस्पिटल का करीब 1,000 करोड़ बकाया है। इससे 35 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की परेशानी अब बढ़ेगी। पूरे मसले को लेकर अब विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य कर्मचारियों के लिए जो कैशलेस
सुविधा थी बंद नहीं की है, हमने उसे निलंबित किया है, जिसके कि कई कारण हैं। एक तो लंबे समय तक भुगतान लंबित है, जो करीब करीब 900 से 1000 करोड़ रुपए हो चुका है। 6 महीने से हमें भुगतान नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो वो अपर्याप्त मिल रहा है। और उसके अलावा भी इसमें कोई भी एड्रेसल सिस्टम नहीं है, अत्यधिक कटौतियां की जा रही है जिनका कहीं भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है, और इसका कोई भी एड्रेसल सिस्टम नहीं है। हम जाके किससे पूछें, कहाँ अपनी बात को रखें, ऐसा कोई भी विधिवत कोई भी ऐसा पोर्टल नहीं बनाया हुआ है। तो ऐसी बहुत सी खामियां हैं, और हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार इन खामियों को हमसे बातचीत के जरिए सुलझाए। आज आपको हेल्थ इंश्योरेंस के चिंताजनक आंकड़े भी देखने चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये चिंता कितनी बड़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में 26,000 करोड़ रुपए के क्लेम को रिजेक्ट किया। 2022-23 में 19% से ज्यादा है ये, क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 में 21,861 करोड़ के क्लेम थे। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के द्वारा इन्हें खारिज किया गया था। अब आपको बीमा कंपनियों की एक और सच्चाई दिखाते हैं। ये एक ऐसा मजाक है जो आपके साथ ही किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बीमा कंपनियों द्वारा छप्पर फाड़ कलेक्शन जमा किया जा रहा है। धड़ाधड़ पॉलिसी पर पॉलिसी निकाली जा रही है, लेकिन जब क्लेम पास करने की बात आती है तो कई बार पॉलिसी धारकों को बड़े प्यार से सॉरी कह दिया जाता है। क्लेम पास नहीं हो सकता है कहा जाता है। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण के अनुसार 2023-24 में बीमा कंपनियों ने 36 करोड़ 51 लाख पॉलिसी जारी की। 11,19,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम वसूला गया, लेकिन क्लेम सिर्फ 7,66,000 करोड़ रुपए के ही पास हुए, जबकि 3,53,000 करोड़ के दावे किसी न किसी वजह से खारिज कर दिए गए। सत्ता की अगली खबर आपको बिल्कुल शर्मिंदा नहीं करेगी, क्योंकि सफाई और स्वच्छता को लेकर भारत के शहरों और इसको चलाने वाली व्यवस्था ने शर्मिंदा होना छोड़ ही दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके देश में कोई विदेशी नागरिक घूमने जाए और वो इतनी गंदगी देख ले कि वो उस शहर को खुद साफ करने में जुट जाए? अगर ऐसा होता है तो वो भारत की सरकार, व्यवस्था और यहाँ के लोगों के लिए शर्मिंदगी वाली बात होगी, और ऐसा हुआ है। ये मामला राजधानी दिल्ली की सीमा से सटे गुरुग्राम का है, जो ज़्यादा गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि इस शहर को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। ये भारत के सबसे कमाऊ शहर में से एक है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहरों में से एक शहर है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के दफ्तर यहाँ मौजूद हैं। हर दिन हजारों विदेशी नागरिक गुरुग्राम आते हैं, यहाँ रहते हैं। इसे आप भारत के सर्विस सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गेटवे भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ विदेश से आए लोगों को दिखती है सिर्फ गंदगी। इतनी गंदगी कि कल कुछ विदेशी नागरिक जो गुरुग्राम में रहते हैं, उनके एक समूह ने इस शहर की सफाई शुरू कर दी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल फ्रांस और सर्बिया से कुछ विदेशी नागरिक गुरुग्राम आए थे, लेकिन जहां तहां गंदगी देखकर वो परेशान हो गए, जिसके बाद उन्होंने गुरुग्राम में सफाई अभियान चलाने का फैसला किया। उनके साथ भारत के भी कुछ युवा शामिल थे। इन लोगों ने गुरुग्राम के द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास सफाई की और स्थानीय लोगों से ये अपील की कि वो अपने पास के कम से कम 2 मीटर के क्षेत्र को साफ रखें। शायद हमारे देश के लोगों को इस तरह से सड़क साफ कराने के प्रतिष्ठा के खिलाफ लग सकता है, वो इसे छोटा काम समझ सकते हैं, लेकिन विदेशी नागरिकों को ये बिल्कुल बुरा नहीं लगा और उन्होंने इस स्टेशन के आसपास का पूरा इलाका साफ कर दिया। साथ ही साथ हम भारतीयों को अहम नसीहत भी दे दी। सर्बिया से भारत आई लाजा नाम की महिला ने कहा कि भारत एक अद्भुत देश है, लेकिन यहाँ के लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि उनके घर के बाहर क्या हो रहा है। भारतीय लोग दुनिया के सबसे साफ सुथरे लोगों में से हैं, बस समस्या ये है कि घर के बाहर की गंदगी पर वो ध्यान नहीं देते हैं। गुरुग्राम में विदेशी नागरिकों की सफाई पर आधारित एक छोटी सी रील देखिए, फिर आपको ये बताते हैं कि गंदगी किसी शहर में हो वो गलत है, लेकिन गुरुग्राम के लिए ये खास तौर पर चिंताजनक क्यों है। You can see this land is beautiful. India is amazing, but the only problem is people need to take care of something that's also outside of the house. So Indian people are one of the cleanest people on the planet. Everybody takes care of themselves. They take care of their homes. But the moment it comes out to something that's outside, they think it's not their issue. Yeah, of course, मेरा इंडिया बहुत सुंदर है, लेकिन ये मलबा
अच्छा नहीं है। सो मेरा मरबा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे तो भारत का हर शहर गंदगी के ढेर पर बैठा है, लेकिन गुरुग्राम को लेकर इतनी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये दिल्ली की सीमा से सटा है। प्रति व्यक्ति आय में देश में दूसरे नंबर पर आता हुआ शहर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में देश में 5वें नंबर का शहर है गुरुग्राम। यहाँ फॉर्च्यून 500 कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं। ये हरियाणा की जीडीपी में अकेले 60% तक का योगदान करता है, लेकिन बदले में इस शहर को कुछ नहीं मिलता। बरसात के समय ये शहर वेनिस बन जाता है, जहां गाड़ियां नाव की तरह तैरने लगती हैं, नालियां झील बन जाती हैं। अभी पिछले महीने ही 2 घंटे की बारिश में गुरुग्राम में वाटर इमरजेंसी जैसे हालात हो गए थे। सवाल यह है कि यहाँ की नगर निगम करता क्या है। गुरुग्राम नगर निगम का बजट 1571 करोड़ रुपए है, जो बजट के मामले में देश के टॉप 10 नगर निगम में शामिल है। लेकिन ना तो यहाँ की सड़कें गड्ढों से फ्री हैं, ना नालियां बनी हुई हैं, ना फुटपाथ सही है। और कूड़े के बारे में स्थिति यह है कि फ्रांसीसी मूल की महिला मैथिडे अगर ने गुरुग्राम को सुअरों का घर जैसा कहा था। महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा था, गुरुग्राम एक शानदार, आधुनिक, शांत शहर हो सकता था, वो बड़े कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है। लोग सोच रहे हैं कि बेहतर जिंदगी के लिए वो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उससे किसी और का महल बन रहा है। गुरुग्राम में इतनी गंदगी है कि जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ जेट सचिव संजीव कपूर ने सोशल मीडिया पर कूड़े के ढेर की एक तस्वीर पोस्ट की थी और ये लिखा था, स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है। शर्म की बात यह है, इस धरती का सम्मान है न टैक्स देने वाले नागरिकों का और ना ही पशुओं का। गुरुग्राम की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ की गंदगी से परेशान बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल से कहा था कि गुरुग्राम देश के लिए शर्म बन चुका है। आप गुरुग्राम को टेक ओवर क्यों नहीं कर लेते, ताकि इसे सरकार नाम की कोई चीज मिल भी जाए। गुरुग्राम सिर्फ गंदगी से जूझ नहीं रहा है, बल्कि ट्रैफिक जैम और मॉनसून में वाटर लॉगिंग से भी ये मिलेनियम सिटी मिसमैनेज सिटी बना दिया जाता है। बारिश होते ही ये शहर बाढ़ का मैदान बन जाता है। साइबर सिटी कहे जाने वाले इस शहर की सड़कों पर नदियां बहने लगती हैं। इसी वर्ष मॉनसून के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि 5 से 6 घंटे तक गाड़ियां उसी जगह पर रेंगती रहीं। मिसमैनेज ट्रैफिक के कारण कामकाजी लोगों का औसतन 1.5 से 2 घंटा रोज ट्रैफिक में फंसना सामान्य हो चुका है। जो शहर से देश की जीडीपी में इतना योगदान देता है, वो आज एक ऐसे आईना बन गया है जहां चमक दमक के पीछे बदइंतजामी का असली चेहरा दिखता है। अब सवाल है कि गुरुग्राम की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। सीधे तौर पर यहाँ की सरकार और यहाँ की शासन व्यवस्था इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। 11 वर्षों से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। पिछले 11 वर्षों से बीजेपी के सांसद हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं और नगर निगम पर कब्जा भी बीजेपी का है। लेकिन गुरुग्राम को सिर्फ गंदगी मिल रही है। सत्ता में अब एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक अपडेट, जिसके केंद्र में बीजेपी और बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव है। बीजेपी में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो चुकी है। 28 सितंबर से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच अध्यक्ष बनने की रेस में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा चल रही है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 2 वर्षों के बाद शिवराज सिंह चौहान ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इस मुलाकात को बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये बैठक दिल्ली के झंडेवालान स्थित संघ कार्यालय केशव कुंज में हुई। शिवराज सिंह चौहान की संघ प्रमुख के साथ करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। इस बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान सीधे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकल गए। सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ बैठक में आने से पहले शिवराज सिंह चौहान गायत्री परिवार के कार्यक्रम में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में मौजूद थे, जहां से वो सीधे संघ कार्यालय गए, जहां सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के साथ बंद दरवाजे में उनकी बैठक हुई। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने इस मुलाकात से इनकार किया है। सर, एक जानकारी और हमें मिली है कि आपकी मोहन भागवत जी से मुलाकात हुई है। अब कयास चल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कहीं कोई ऐसी मुलाकात नहीं। सर, एक जानकारी और हमें मिली है कि आपकी मोहन भागवत जी से मुलाकात हुई है। अब कयास चल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कहीं कोई ऐसी मुलाकात नहीं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल को डेप्यूटी एनएसए यानी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है।
सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नया डेप्यूटी एनएसए नियुक्त करते हुए आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। मणिपुर कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अनीश दयाल सिंह दिसंबर 2024 में रिटायर हुए थे। इस भूमिका के लिए उनके पास व्यापक अनुभव है। उन्होंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस और हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नेतृत्व करने में से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में लगभग 30 वर्ष तक काम किया। अनीश दयाल सिंह डेप्यूटी एनएसए के तौर पर जम्मू कश्मीर, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर के उग्रवाद समेत देश के आंतरिक मामलों के प्रभारी होंगे। अनीश दयाल सिंह के अलावा रॉ के पूर्व प्रमुख राजेंद्र खन्ना अतिरिक्त एनएसए हैं, जबकि टीवी रविचंद्रन और पूर्व आईएफएस अधिकारी पवन कपूर भी डेप्यूटी एनएसए हैं। सीआरपीएफ प्रमुख के रूप में अनीश दयाल सिंह ने न सिर्फ नक्सलवाद खत्म करने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुए पहले विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सीआरपीएफ की भूमिका की देखरेख भी की।